हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। पीछे के दो वीडियो में हमने यूपीएससी के बारे में वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है जो कि हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता चल चुका है कि सिलेबस क्या है, उसे पूरा करने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और उसकी तैयारी को कैसे किया जाना चाहिए। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम अपने तैयारी में आगे बढ़ते हैं और आज से हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी की बुक को। तो हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री बुक से शुरू करेंगे। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। इस पुस्तक में हम क्या जानने वाले हैं? इस पुस्तक में हम पढ़ने वाले हैं मानव सभ्यता के विकास के बारे में, प्रारंभिक समाज के बारे में, शहरों के उदय और पहले साम्राज्यों के बारे में कि कैसे वो फले फूले और कैसे वो विलुप्त हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह अध्याय हमें इतिहास को जानने के तरीकों से परिचित कराता है। यह बताता है कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। और ये सवाल सही भी है, क्योंकि अगर हमें कल के बारे में जानना हो तो हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न को देख सकते हैं या रेडियो, जो कि अब यूज नहीं होता है, फिर भी पहले ज़माने के लोग सुना करते थे और उससे जानकारी प्राप्त कर लेते थे। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम किन स्रोत का उपयोग करते हैं, इसमें हमें यही बताया गया है। यह अध्याय हमें इतिहास को जानने के तरीकों से परिचित कराता है। यह बताता है कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, जैसे कि हम पांडुलिपियों के मदद से जान सकते हैं, अभिलेखों के मदद से जान सकते हैं और पुरातत्व यानी पुरानी इमारतों, सिक्कों और औजारों के अध्ययन के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लोग कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। यह अध्याय इतिहास की समय रेखा और तिथियों जैसे ईसा पूर्व, ईसवी को भी समझाता है। चलिए हम एक एक करके सभी टॉपिक को अच्छे से जानते हैं। पहला टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जानें। पहले स्रोत हैं पांडुलिपियाँ। ये हाथ से लिखी हुई किताबें हैं जो तार पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इनमें धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान का वर्णन होता था। ऐसी पांडुलिपियाँ बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती थी, फिर भी कई जगह पर हमें यह मिलती हैं जिसमें हमें अतीत के बारे में जानने को मिलता है। दूसरा स्रोत है अभिलेख। यह कठोर सतहों जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लेख होते थे। इनमें राजाओं के आदेश, युद्ध के विजय या लोगों के कार्यों का उल्लेख होता था ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें। और अतीत में लिखे गए अभिलेख अब भी मौजूद हैं। कई अभिलेखों के भाषाओं को तो हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कई अभिलेख ऐसे हैं जिसमें सिर्फ चित्र हैं और उनके भाषाओं को आज तक समझा नहीं गया है। तीसरा स्रोत है पुरातत्व। यह अतीत में बनी और उपयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन है। इसमें औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के और इमारतों के अवशेष शामिल हैं जो कि समय के साथ मिट्टी में दब गए और खुदाई के दौरान जब वो हमारे सामने आया तब हम उसके बारे में जान पाए। आगे है लोग कहाँ रहते थे। हजारों साल पहले लोग नर्मदा नदी के पास रहते थे, जो सबसे पुराने शिकारी संग्राहक थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उगाना शुरू किया गया था। गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य के उत्तर में चावल पहली बार उगाया गया था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे झेलम, चिन्नाब, रावी, सतलुज, ब्यास के किनारे लगभग 4700 साल पहले कुछ शुरुआती शहर फले फूले भी थे। 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे शहरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में एक शक्तिशाली राज्य भी था जिसका नाम मगध था। अगला पॉइंट है देश का नाम। देश के नाम के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे देश के कई सारे नाम हैं, जैसे कि हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जम्बू द्वीप, जो कि आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे। लेकिन उनमें से जो इंडिया शब्द है वो शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और भारत शब्द जो है इसका प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अगला पॉइंट है तिथियों का मतलब। ईसा मसीह के जन्म को शून्य वर्ष माना जाता है।
मतलब है ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उस समय को हम शून्य माने और उसके जन्म के पहले के समय को हमने ईसा पूर्व कहा, जिसे इंग्लिश में बीसी या बीसीई बिफोर कॉमन इरा के नाम से भी आप जानते होंगे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हमने ईसवी कहा, जिसे आप सीई कॉमन इरा या एडी एनो डोमिनी के नाम से भी जानते होंगे। और कई बार बिफोर प्रेजेंट का भी उपयोग होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट तिथियों के बाद आते हैं, जबकि एडी एनो डोमिनी तिथियों के पहले आते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बुद्ध के जन्म को देखें तो यह 563 बीसी, जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था, और वर्तमान समय को देखें तो इसे एडी 2025 लिखा करते हैं। मतलब अगर बीसी का उपयोग करना है तो वो तिथियों के बाद करेंगे, और अगर एडी का उपयोग करना है तो वो तिथियों के पहले करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ईसा मसीह के जन्म को शून्य वर्ष माना जाता है, उससे पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, उसके बाद के समय को ईसवी कहते हैं, और कई बार हम बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट का भी उपयोग करते हैं। और बीसी का प्रयोग तिथियों के बाद करते हैं, एडी का प्रयोग तिथियों के पहले करते हैं। बस इतना सा ही बात इसमें जानना था, और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और इस तरह हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं सभी चीज़ों को। पहले अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका कंक्लूजन है, यह अध्याय हमें इतिहास को जानने के तरीकों से परिचित कराता है। यह बताता है कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, जैसे कि पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व के माध्यम से। इसमें यह भी बताया गया है कि लोग कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। यह अध्याय इतिहास की समय रेखा और तिथियों जैसे ईसा पूर्व और ईसवी को भी समझाता है। पहला पॉइंट, अतीत के बारे में कैसे जाने। पांडुलिपियाँ यह हाथ से लिखी हुई किताबें हैं जो तार पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इनमें धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान का वर्णन होता था। दूसरा स्रोत है अभिलेख। यह कठोर सतहों जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लेख होते थे। इनमें राजाओं के आदेश, युद्ध के विजय या लोगों के कार्यों का उल्लेख होता था ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें। तीसरा स्रोत है पुरातत्व। यह अतीत में बनी और उपयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन है। इसमें औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के और इमारतों के अवशेष शामिल हैं। उसके बाद है लोग कहाँ रहते थे। हजारों साल पहले लोग नर्मदा नदी के पास रहते थे, जो सबसे पुरानी शिकारी संग्राहक थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास सबसे पहले गेहूं और जौ, याद रखेंगे, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उगाना शुरू किया गया था। गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य के उत्तर में चावल पहली बार उगाया गया था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास के किनारे लगभग 4700 साल पहले कुछ शुरुआती शहर फले फूले। लगभग 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे शहरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में एक शक्तिशाली राज्य भी था जिसका नाम मगध था। उसके बाद है देश का नाम। हमारे देश के लिए इंडिया शब्द सिंधु से निकलता है, जिसे इंडस कहा जाता है। सिंधु संस्कृत का एक शब्द है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आगे है तिथियों का मतलब। ईसा मसीह के जन्म को शून्य वर्ष माना जाता है। ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय होता है। ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है। कई बार हम बिफोर प्रेजेंट का भी उपयोग करते हैं, और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीसी तिथियों के बाद आता है और एडी तिथियों के पहले आता है। दैट्स ऑल। अध्याय 1 खत्म। आगे की वीडियो में हम अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अगला चैप्टर पढ़ते हैं, अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आखेटक खाद्य संग्राहक जो शब्द है, हम ये शब्द किन के लिए यूज करते हैं? हम उन लोगों के लिए ये शब्द यूज करते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल और दाने पौधे पत्तियाँ इकट्ठा करते थे। हम इस अध्याय में उन लोगों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं।
यह अध्याय मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक को दर्शाता है, जब इंसान शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले से किसान और पशुपालक बन गए। इसमें बताया गया है कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे भोजन की तलाश में, और कैसे वो धीरे धीरे खेती करना और जानवरों को पालना सीखे। इस अध्याय में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में भी बताया गया है, और कैसे इन अवधियों में औजारों, जीवन शैलियों, बस्तियों में बदलाव आया। यह हमें उन जगहों के बारे में भी बताता है जहां पुरातत्वविदों को इन बदलावों के सबूत मिले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। चलिए जानते हैं सभी कारणों को कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर क्यों घूमते थे। पहला है भोजन की तलाश। अगर वे एक जगह ज़्यादा समय तक रहते तो वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों को खाकर खत्म कर देते थे। जाहिर सी बात है, जब उस जगह पर सभी चीज़ें खत्म हो गया है तो उसे खाना कहाँ से मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो वो जीवन यापन कैसे करेंगे, तो वो खाएंगे क्या। तो खाना खाने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। दूसरा है जानवरों का पीछा करते करते। जानवर अपने शिकार के लिए या चारागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए लोग भी उनके पीछे जाते थे। तीसरा है मौसम का बदलाव। फल और पेड़ पौधे अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जाहिर सी बात है, अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पर अलग अलग पेड़ पौधे में फल फूल आते थे, तो वो अलग अलग जगह जाकर उस चीज़ को इकट्ठा करते थे और अपने भोजन के लिए इंतजाम करते थे। चौथा है पानी की उपलब्धता। सूखे मौसम में पानी के स्रोतों की तलाश में भी उन्हें जाना पड़ता था। यही कारण है, जब आप इतिहास को देखेंगे तो जितने भी नगर होते थे, गांव होते थे, बस्तियां होते थे या शहर होते थे, वे अक्सर आपको नदी के किनारे बसे हुए मिलते थे। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, पुरापाषाण काल। ये जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, इन्हें पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि मानव ने किस तरह से अपना विकास किया है। पॉइंट नंबर 2 जो है पुरापाषाण काल, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। हम इन तीनों कालों को विस्तार से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। आगे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उनमें इन सब का जिक्र फिर से होगा और उसमें पूरे डिटेल से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 2, पुरापाषाण काल, यह 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक का समय है। यह सबसे लंबा कालखंड भी है। इस काल में लोग पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे। ये औजार शिकार करने, कंद मूल खोदने, जानवरों की खाल उतारने और लकड़ियाँ काटने के काम आते थे। इस काल की जो खास बात है वो ये है कि भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, हुसंगी की गुफाएं जो कि कर्नाटक में है, और कुरनूल की गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में है, इन जैसी जगहों पर मिली चित्रकला और राख के अवशेष हैं। कुरनूल गुफा में मिले राख के अवशेष बताते हैं कि लोग आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे इसी काल में। अगला पॉइंट है मध्य पाषाण काल। यह 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का समय है। इस दौरान पर्यावरण में बदलाव आया और दुनिया में गर्मी बढ़ी। इस काल के औजार छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी टॉपिक है उन सब के लिए यहाँ पर इमेज है। आप इमेज देख के भी समझ सकते हैं उन सब चीज़ों को। अब अगला पॉइंट है नवपाषाण काल। यह 10,000 साल पहले से शुरू हुआ। यह खेती और पशुपालन के विकास का काल है। इस काल में लोग अब एक जगह पर अस्थायी रूप से बसने लगे थे। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, इस काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर गेहूं, जौ, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालने की शुरुआती सबूत मिले हैं। इस काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू हुआ जिनमें अनाज रखा जाता था। अगला पॉइंट है बदलाव की प्रक्रिया। लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि कहाँ पर कौन से पौधे उगते हैं और कौन से जानवर पालतू बनाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के कारण लोग किसान और पशुपालक बन गए। निष्कर्ष क्या है, जो कभी एक स्थान पर रहते नहीं थे वो अब एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहने लगे। जो सभी जानवरों को मार के खा जाते थे वो कुछ जानवरों को अब पालतू बनाने लगे और अलग अलग तरीके के फसल उगाने लगे।
जिससे वे आखेटक खाद्य संग्राहक से पशुपालक बन गए। एक बार फिर से मैं सभी चीज़ों को रिपीट करता हूँ। तो अध्याय 2 में हमने क्या जाना? यह अध्याय मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक को दर्शाता है, जब इंसान शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले से किसान और पशुपालक बन गए। इसमें बताया गया है कि क्यों लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, जैसे भोजन की तलाश में, और कैसे वे धीरे धीरे खेती करना और जानवरों को पालना सीखे। इस अध्याय में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में बताया गया है और कैसे इन अवधियों में औजारों, जीवन शैली और बस्तियों में बदलाव आया। यह हमें उन जगहों के बारे में भी बताता है जहां पुरातत्वविदों को इन बदलावों के सबूत मिले हैं। इसमें पहला पॉइंट था आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। दूसरा पॉइंट था पुरापाषाण काल। तीसरा पॉइंट है मध्य पाषाण काल। चौथा पॉइंट है नवपाषाण काल। पांचवा पॉइंट है बदलाव की प्रक्रिया। बस इतना ही था इसमें। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 3 आरंभिक नगर। इस अध्याय के कंक्लूजन को देखते हैं। यह अध्याय हमें भारत के सबसे पुराने शहरों के बारे में बताता है, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। यह दिखाता है कि यह शहर कैसे बने और वे कितने विकसित थे। इसमें शहरों की खास विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जैसे सुनियोजित नगर नियोजन, उन्नत जल निकासी प्रणाली और खास तरह की इमारतें जैसे महान स्नानगार। यह अध्याय हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके व्यवसाय और व्यापार के तरीकों के बारे में भी जानकारी देता है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इंजीनियरों को हड़प्पा नामक जगह मिली। बाद में लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल की खोज की और पता लगाया कि यह एक बहुत पुरानी सभ्यता का हिस्सा था। दूसरा पॉइंट है नगरों की विशेषताएं। सुनियोजित शहर। शहरों को 2 या अधिक हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिमी हिस्सा यह छोटा लेकिन ऊंचाई पर था। पूर्वी हिस्सा यह बड़ा लेकिन निचले क्षेत्र में था। भवन और सड़कें। सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जल निकासी प्रणाली यह सबसे खास विशेषता थी। हर घर में एक नाली होती थी जो गली की नाली से जुड़ती थी। ये नालियां ढकी हुई थी और इनमें साफ करने के लिए बीच बीच में मैन होल बनाए गए थे, मतलब गटर के जैसा बनाया गया था जिसमें आदमी घुस के उस नाले की सफाई करता था। महान स्नानगार। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब मिला जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा। इसे ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और इसमें पानी रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर डामर की परत चढ़ाई गई थी। अग्निकुंड। कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां पर संभवतः यज्ञ किए जाते थे। पॉइंट नंबर 3 है लोगों का जीवन। शासक ये लोग शहर की योजना बनाते थे और कारीगरों को दूर दूर से धातु, कीमती पत्थर और अन्य चीज़ें लाने के लिए भेजते थे। लिपिक ये लोग मोहरों पर लिखते थे। कारीगर ये लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते थे, जैसे पत्थर के औजार, तांबे और कांसे के बर्तन और मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे। किसान और चरवाहे वे क्या करते थे? वे गाँव में रहते थे और शहरों के लोगों के लिए भोजन उगाते थे, यानी फसल उगाते थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, शिल्प और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना और चांदी का इस्तेमाल करते थे। वे शंख और कीमती पत्थरों से भी चीजें बनाते थे। मोहरें ये आयताकार थीं जिन पर जानवरों के चित्र बने होते थे और ऊपर कुछ लिखावट होती थी। व्यापार, वे दूर दूर तक व्यापार करते थे, खासकर मेसोपोटामिया से, जिसे आधुनिक में इराक के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट नंबर 5, सभ्यता का अंत। लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता में अचानक गिरावट आने लगी। इसके कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ संभावित कारण हैं। नदियों का सूखना, जंगलों की कटाई, अति बाढ़, शासकों का नियंत्रण खो देना, ये सब अनुमानित संभावित कारण हैं। इस सभ्यता का अचानक विलुप्त हो जाना, इसका कोई स्पष्ट कारण अभी तक नहीं प्राप्त है, बस ये अनुमानित कारण है। एक बार फिर से सभी चीज़ों को रिपीट करते हैं। अध्याय का नाम था आरंभिक नगर। यह अध्याय हमें भारत के सबसे पुराने शहरों के बारे में बताता है जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। यह दिखाता है कि ये शहर कैसे बने और वे कितने विकसित थे। इसमें शहरों की खास विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जैसे सुनियोजित नगर नियोजन, उन्नत जल निकासी प्रणाली और खास तरह की इमारतें जैसे महान स्नानगार। यह अध्याय हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके व्यवसाय और व्यापार के तरीकों के बारे में भी जानकारी देता है। पहला पॉइंट था हड़प्पा सभ्यता की खोज।
दूसरा पॉइंट है नगरों की विशेषताएं। तीसरा पॉइंट लोगों का जीवन। पॉइंट नंबर 4 शिल्प और व्यापार। पॉइंट नंबर 5 सभ्यता का अंत। बस इतना ही है इस अध्याय में, यह अध्याय भी खत्म। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यह अध्याय हमें वेदों के बारे में बताता है, जो प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। इसमें विशेष रूप से ऋग्वेद के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रार्थनाएं और देवताओं के बारे में जानकारी है। इसके अलावा यह अध्याय उस समय के समाज, लोगों के व्यवसायों और युद्धों के बारे में जानकारी देता है। इसमें कब्रों या महापाषाण के अध्ययन के माध्यम से उस समय के सामाजिक जीवन और मृत्यु के बाद के रिवाजों को समझने पर भी ध्यान दिया गया है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है वेद क्या है। वेद प्राचीन भारतीय साहित्य का सबसे पुराना संग्रह है। ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इन सूक्तों में 3 प्रमुख देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद को मौखिक रूप से पढ़ाया और सुनाया जाता था, और इसे पहली बार लिखने का काम सदियों बाद हुआ। दूसरा पॉइंट है समाज और जीवन शैली। ऋग्वेद में लोगों को उनके काम, भाषा, परिवार और समुदाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। 2 मुख्य समूह थे, पुरोहित जो धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे, राजा ये वे लोग थे जो किसी बड़े शहर पर राज नहीं करते थे और ना ही उनकी कोई बड़ी सेना थी। वे अपने लोगों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते थे। लोगों को उनके काम के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया था। विश्व आम लोग या जन समूह को कहते थे। दास या दासी ये युद्ध में हारे हुए लोग थे, जिन्हें गुलाम बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। तीसरा पॉइंट है महापाषाण। इन कब्रों में मृतक के साथ विभिन्न वस्तुएं दफनाई जाती थी, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार और जानवरों की हड्डियां भी दफनाई जाती थीं। ब्रह्मगिरी में मिली एक कब्र में 33 सोने के मनके, शंख और तांबे के कंगन मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक धनी थे। पॉइंट नंबर 4 कब्रों में सामाजिक असमानता। कब्रों में मिली वस्तुओं से पता चलता है कि समाज में कुछ लोग धनी थे और कुछ गरीब। कुछ कब्रों में परिवार के सभी सदस्यों को एक ही जगह पर दफनाया जाता था। इसके लिए एक खास रास्ता बनाया जाता था, जिसे पोर्ट होल कहते थे। पॉइंट नंबर 5 इनाम गांव का विशेष अध्ययन। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यहाँ पुरातत्वविदों को 3600 से 2700 साल पहले तक के लोगों की बस्तियों के सबूत मिले हैं। यहाँ के लोग बाजरा, जौ, दालें, चावल, तिल और मटर जैसी फसलें उगाते थे। कुछ कब्रों में मृतकों को घर के अंदर दफनाया गया था, जो संभवतः एक विशेष सम्मान था। बस इतना ही है इस अध्याय में, यह अध्याय भी खत्म। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग शक्तिशाली शासक बन गए और उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ और समारोहों का आयोजन करना शुरू किया। इसमें अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है, जिसने राजा को और भी शक्तिशाली बनाया। यह अध्याय हमें जनपद, छोटे राज्यों से महाजनपदों, बड़े राज्यों के उदय के बारे में बताता है। इसमें मगध के उदय और वज्जी जैसे गणराज्यों का भी उल्लेख है, जहां शासन एक व्यक्ति के बजाय कई शासकों के समूह द्वारा चलाया जाता था। तो चलिए एक एक पॉइंट को जानते हैं। राजा कैसे बने। लगभग 3000 साल पहले कुछ लोगों को उनके कबीले के प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि बड़े बड़े यज्ञ करके राजा के रूप में पहचाना जाने लगा। अश्वमेध यज्ञ यह एक घोड़ा छोड़ने का अनुष्ठान था। यदि घोड़ा किसी राज्य से बिना रोके गुजर जाता था, तो इसका मतलब था कि उस राज्य का शासक यज्ञ करने वाले राजा के अधीन है। अगर वह घोड़े को रोकते थे तो उन्हें युद्ध करना पड़ता था। इस यज्ञ के बाद राजा को क्षत्रिय के रूप में पहचाना जाता था। इस दौरान समाज में 4 मुख्य वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पॉइंट नंबर 2 जनपद और महाजनपद। जनपद जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। यह छोटे राज्य थे। महाजनपद लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा।
इनकी दो मुख्य विशेषताएं थी, राजधानियां और सेना। इनकी एक राजधानी होती थी जिसे अक्सर किलेबंद किया जाता था। सेना और कर, राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाएं रखना शुरू किया और इन सेनाओं के रखरखाव के लिए लोगों से नियमित रूप से कर लेना शुरू किया। तीसरा पॉइंट है टैक्सेस के प्रकार। फसलों पर कर, शिल्पकारों पर कर, पशुपालकों पर कर, व्यापारियों पर कर, इन सभी पर राजाओं ने कर वसूलना चालू कर दिया। फसलों पर कर यह सबसे महत्वपूर्ण कर था जो उपज का 1/6 हिस्सा होता था। शिल्पकारों पर कर, उन्हें राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों पर कर, जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर लिया जाता था। व्यापारियों पर कर, उन्हें वस्तुओं पर कर देना होता था। पॉइंट नंबर 4, मगध का उदय। मगध उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसका कारण था उपजाऊ जमीन, गंगा और सोन नदियों के पास स्थित होने के कारण खेती बहुत अच्छी होती थी। वन संसाधन, जंगल से हाथी, लकड़ी और अन्य संसाधन मिलते थे। लोहे के भंडार, लोहे की खानें होने के कारण मजबूत औजार और हथियार बनाना आसान था। शक्तिशाली शासक, बिंबसार और अजातशत्रु जैसे शासक जिन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया। राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी उस समय। पॉइंट नंबर 5, वज्जी और गणराज्य। वज्जी एक गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी जो कि बिहार में है। यहाँ शासन एक व्यक्ति के बजाय कई शासकों के समूह द्वारा चलाया जाता था। संघ, ये शासक एक साथ मिलकर चर्चा करते थे और निर्णय लेते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गणों या संघों से संबंधित थे। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। यह अध्याय उस समय के महत्वपूर्ण बौद्धिक और धार्मिक आंदोलनों पर केंद्रित है जब समाज में नए विचार और प्रश्न उठ रहे थे। यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बारे में बताता है। इसमें बुद्ध और महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं का उल्लेख है। इस अध्याय में हमें यह भी बताया जाता है कि उपनिषदों में किस तरह के दार्शनिक विचार थे और उस समय समाज में किस तरह के परिवर्तन हो रहे थे जिसने इन नए विचारों को जन्म दिया। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है बुद्ध की कहानी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था जो कि आगे चलकर गौतम बुद्ध से प्रसिद्ध हुआ। शाक्य गंज से संबंधित थे ये। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल गया। कई वर्षों के तप के बाद उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने दुख का कारण इच्छा को बताया है और इसे समाप्त करने के लिए मध्य मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया है। उनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित थी। उन्होंने अपनी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी ताकि आम लोग उन्हें समझ सके। दूसरा पॉइंट है जैन धर्म की कहानी। वर्धमान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक राजकुमार थे। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी शिक्षाओं के अनुसार सत्य जानने की इच्छुक लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया जिसका अर्थ है किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना। जैन शब्द जिन से आया है जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म की शिक्षाएं भी प्राकृत भाषा में दी गई। जैन धर्म के नियम बहुत कठोर थे, इसलिए इसे मुख्य रूप से व्यापारियों ने अपनाया, जबकि किसानों के लिए इसे अपनाना मुश्किल था। तीसरा पॉइंट है उपनिषद। यह उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना। इनमें आत्मा, परमात्मा और जीवन मृत्यु के रहस्यों पर दार्शनिक चर्चाएं शामिल हैं। इनमें से अधिकांश चर्चाएं पुरुषों द्वारा की गई थी, लेकिन गार्गी जैसी कुछ महिला विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। सत्यकाम जाबाल जैसे गरीब लोगों के विचारों को भी इसमें शामिल किया गया है। चौथा पॉइंट है संघ और विहार। संघ यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बनाया गया एक संगठन था जहां वे एक साथ रहते थे और ध्यान करते थे। विनय पिटक नामक एक पुस्तक में संघ के नियम लिखे गए थे। संघ में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो सकते थे। विहार ये बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए आश्रम थे। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यह अध्याय हमें भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोक के बारे में बताता है।
यह दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। यह अध्याय विशेष रूप से कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में आए बदलाव पर केंद्रित है, जब उन्होंने हिंसा और युद्ध को त्याग दिया और धर्म के मार्ग को अपनाया। इसमें अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताओं और उन्होंने इसे फैलाने के लिए क्या क्या कदम उठाए यह भी बताया गया है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट, मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार और फिर उनके पुत्र अशोक ने इसे और विस्तार दिया। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विशाल साम्राज्य था। राजधानी, साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आधुनिक पटना है। शासन, साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसका शासन अलग अलग तरीकों से होता था। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट का सीधा नियंत्रण था उस पे। प्रांतीय राजधानियां जैसे तक्षशिला और उज्जैन, जहां राजकुमारों को राज्यपाल बनाया जाता था। अन्य क्षेत्र ये वे क्षेत्र थे जहां राजा कर और भेंट इकट्ठा करते थे। दूसरा पॉइंट है अशोक और कलिंग युद्ध। कलिंग आधुनिक उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। इस भीषण हिंसा को देखकर अशोक बहुत दुखी हुए। यह दुनिया के इतिहास में पहला और एकमात्र युद्ध था जिसमें एक राजा ने जीतने के बाद युद्ध का त्याग कर दिया। अशोक ने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। तीसरा पॉइंट है अशोक का धर्म। अशोक ने युद्ध के बजाय धर्म को अपनाया। धर्म की विशेषताएं, यह किसी देवता की पूजा या किसी विशेष अनुष्ठान पर आधारित नहीं था। यह विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और सहिष्णुता पर आधारित था। यह माता पिता का सम्मान, बड़ों का आदर, सेवकों और दासों के प्रति दया और सभी जीवों के प्रति अहिंसा पर जोर देता था। चौथा पॉइंट है धर्म का प्रचार। अशोक ने अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए अभिलेखों, स्तंभ और चट्टानों पर लिखे लेख को अभिलेख कहते हैं, का प्रयोग किया। उन्होंने धम्म महामता नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देना था। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को प्राकृत भाषा में लिखा ताकि आम लोग उन्हें आसानी से पढ़ सके। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यह अध्याय हमें मौर्य साम्राज्य के बाद के काल के गांवों और शहरों के जीवन के बारे में बताता है। यह कृषि में आए बड़े बदलावों जैसे लोहे के फाल वाले हलों का उपयोग और सिंचाई के महत्व पर केंद्रित है, जिसने उत्पादन को बढ़ाया। यह अध्याय उस समय के कारीगरों, व्यापारियों और उनके श्रेणी के बारे में भी बताता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शहरों जैसे मथुरा और अरिकामेडु का भी उल्लेख है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे हैं। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है कृषि में विकास। लोहे के फाल वाले हल के बारे में जानते हैं। इस समय लोहे के औजारों का उपयोग बहुत बढ़ गया था। लोहे के हल के फाल ने कठिन मिट्टी को भी आसानी से जोतना संभव बना दिया, जिससे अनाज का उत्पादन बढ़ा। सिंचाई के बारे में जानते हैं। इस काल में किसानों ने कुओं, तालाबों और नहरों जैसे कृत्रिम साधनों से सिंचाई करना शुरू किया, जिससे सूखे के समय में भी खेती संभव हो पाई। गांव का जीवन। गांव में आमतौर पर 3 तरह के लोग रहते थे। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर कैसे थे? तमिलनाडु में बड़े भूस्वामी, वेल्लाल जिसे कहते थे वहाँ के भाषा में, साधारण किसान, उझावर जिसे कहते हैं, और भूमिहीन मजदूर, कदेसियार और अधिमाई के नाम से जाने जाते थे। भूमिहीन मजदूर तो दूसरे के खेतों में काम करके ही अपना गुजारा किया करते थे। उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर ग्राम प्रधान हुआ करते थे। स्वतंत्र किसान, जिसे गृहपति भी कहा जाता था, वैसे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और तीसरा दास कर्मकार जैसे लोग वहाँ पर रहते थे। इस तरह गाँवों में आमतौर पर 3 तरह के लोग रहते थे। दूसरा पॉइंट है शहरों का विकास। शिल्प और कारीगर के बारे में जानते हैं। इस काल में कई शहर शिल्प के केंद्र बन गए। मथुरा यह धार्मिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ बनाने का काम बहुत प्रसिद्ध था। उत्तरी काला पॉलिश वाले बर्तन, ये बहुत ही चमकदार और महंगे बर्तन थे जो विशेष रूप से शहरों में पाए जाते थे। व्यापारी और संघ के बारे में जानते हैं। शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने श्रेणी में संगठित होते थे। यह संघ प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे और तैयार माल का वितरण करते थे।
कुछ श्रेणी बैंकों के रूप में भी काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। तीसरा पॉइंट है व्यापार के केंद्र। इस काल में भारत का आंतरिक और बाहरी व्यापार बहुत बढ़ गया था। समुद्री व्यापार बंदरगाहों जैसे अरिकामेडू, जो कि पुडुचेरी में है, वहां से रोम तक के व्यापार किए जाते थे। पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया तक व्यापार भी होता था। इस काल में आहत सिक्के, जिसे पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, उसका उपयोग बहुत बढ़ गया था। ऊपर के चित्र में आप उन सिक्कों को देख भी सकते हैं। व्यापारिक मार्ग। व्यापारी इन मार्गों से मसाले, सूती कपड़े, जड़ी बूटियां और अन्य सामान ले जाते थे और इस मार्ग का अधिक यूज व्यापारियों के द्वारा होने के कारण उस मार्ग का नाम व्यापारिक मार्ग भी पड़ गया था। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यह अध्याय हमें उन महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के बारे में बताता है जो भारत को दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ते थे। यह हमें मसालों, सिल्क और सोने के व्यापार के बारे में जानकारी देता है। इसमें सिल्क रूट, रेशम मार्ग जिसे कहते हैं, का विशेष उल्लेख है और ये प्राचीन समय में बहुत प्रचलित था, जो चीन से शुरू होकर यूरोप तक जाता था और भारत इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके साथ ही यह अध्याय उस काल के शासकों जैसे कुषाणों और उनके व्यापार में योगदान के बारे में बताता है। यह उन बौद्ध तीर्थयात्रियों जैसे फाहियान और जुआनजांग की यात्राओं का भी वर्णन करता है, जो बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों के दर्शन करने भारत आए थे। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को अच्छे से जानते हैं। पहला पॉइंट है व्यापार और व्यापारी। दक्षिण भारत मसालों, खासकर काली मिर्च की, कीमती पत्थरों और सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। समुद्री मार्ग। व्यापारी इन वस्तुओं को जहाज़ों पर लादकर रोम ले जाते थे और इसके लिए वो समुद्र के मार्ग का प्रयोग करते थे। संगम कविताएं। इन कविताओं में भी व्यापारियों के बारे में और इन वस्तुओं के व्यापार के बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट है सिल्क रूट, रेशम मार्ग। सिल्क, जिसे रेशम कहते हैं, चीन में बनने वाली एक बहुत ही महंगी वस्तु थी, क्योंकि इसकी उत्पादन विधि को हजारों साल तक गुप्त रखा गया था, जो कि सिर्फ चीन के पास ही था। सिल्क को चीन से यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में जिस मार्ग से ले जाया जाता था, उसे सिल्क रूट कहते थे। भारत में भी कुछ शासकों ने इस मार्ग के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया ताकि वे कर वसूल सकें। तीसरा पॉइंट है कुषाण शासक। कुषाण लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत में शासन करते थे। पेशावर और मथुरा उनकी दो प्रमुख राजधानियां थीं। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो प्रमुख शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। इसी काल में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण भी शुरू हुआ। चौथा पॉइंट है तीर्थयात्री। फाहियान चीन से आए एक बौद्ध तीर्थयात्री जो भारत में लगभग 1600 साल पहले आए थे। जुआनजांग, वे लगभग 1400 साल पहले आए थे और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इति संघ, वे लगभग 50 साल बाद आए थे। इन सभी ने बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया और अपनी यात्रा के बारे में लिखा। पांचवा पॉइंट है भक्ति का उदय। इस काल में भक्ति, किसी विशेष देवता की पूजा का उदय हुआ। लोग अब पूजा अर्चना के लिए अनुष्ठानों के बजाय अपने इष्ट देव को मानने लगे। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवताओं को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। यह अध्याय हमें गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के काल के बारे में बताता है। यह दिखाता है कि कैसे राजाओं ने अपनी प्रशस्तियों, राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख को प्रशस्तियां कहते हैं, उनके माध्यम से अपनी शक्ति और उपलब्धियों को दर्शाया। इसमें विशेष रूप से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख है। इसके अलावा यह अध्याय पल्लवों और चालुक्यों जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में भी जानकारी देता है। यह बताता है कि कैसे ये साम्राज्य बने, उन्होंने खुद को कैसे संगठित किया और कैसे उन्होंने अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाए। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है गुप्त साम्राज्य और प्रशस्तियाँ। गुप्त साम्राज्य का उदय लगभग 1700 साल पहले हुआ था।
समुद्रगुप्त इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनकी उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। यह एक शिलालेख है जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा में लिखे गए। यह राजा के गुणों और विजयों का वर्णन करती है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां प्रशस्ति में उनकी उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराने और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराकर उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति देने का उल्लेख है। दूसरा पॉइंट है हर्षवर्धन और वेनसांग। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 साल पहले शासन किया। उन्होंने अपने भाई और जीजा की मृत्यु के बाद कन्नौज और थानेसर के राजाओं को एक किया। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित संस्कृत में लिखी है। चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने हर्ष के दरबार का दौरा किया और उनके शासन के बारे में बहुत कुछ लिखा। तीसरा पॉइंट है पल्लव और चालुक्य। ये दक्षिण भारत के 2 प्रमुख शक्तिशाली राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल था। इन दोनों राज्यों के बीच अक्सर सीमा को लेकर युद्ध होते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में ऐहोल प्रशस्ति में बताया गया है, जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। चौथा पॉइंट है साम्राज्य का प्रशासन। भूमि राजस्व यह राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। सैन्य संगठन राजाओं ने अपनी सेना को संगठित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए। सामंत कुछ बड़े भूस्वामी या सैन्य नेताओं को सामंत कहा जाता था। जब राजा कमजोर होते थे तो ये सामंत शक्तिशाली हो जाते थे। प्रशासनिक पद कई पद वंशानुगत हो गए, जैसे महादंड नायक। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म। हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 11 इमारतें, चित्र और किताबें। यह अध्याय हमें प्राचीन भारत के कला, वास्तुकला और साहित्य की शानदार उपलब्धियों के बारे में बताता है। यह उस काल में बनी भव्य इमारतों जैसे स्तूपों और मंदिरों का वर्णन करता है। इसमें अजंता जैसे स्थानों पर मिली चित्रकला और उस समय की वैज्ञानिक प्रगति, जैसे आर्यभट्ट द्वारा गणित और खगोल विज्ञान में किए गए योगदान के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा यह अध्याय रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों और पुराणों जैसे साहित्यिक कार्यों पर प्रकाश डालता है, जो आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है धातुओं और इमारतों का निर्माण। लौह स्तंभ। दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ लगभग 1500 साल पुराना है। यह आज भी जंग मुक्त है, जो उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत धातु विज्ञान की समझ को दर्शाता है। स्तूप ये वे इमारतें हैं जहां बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। ये गोलाकार और अर्धगोलाकार संरचनाएं थी। सांची का महान स्तूप इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर हिंदू देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर बनाए गए थे। इनमें से कुछ सबसे पुराने मंदिर ईंटों और पत्थरों से बनाए गए थे। निर्माण प्रक्रिया को समझते हैं। एक भव्य इमारत बनाने में कई चरण शामिल थे। खानों से पत्थर निकालना, उसकी नक्काशी करना और तराशना, परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह उस तराशे हुए पत्थर को पहुंचाना और उसकी निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करना। दूसरा पॉइंट है चित्रकला। अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं। यहाँ की चित्रकलाएं 1500 साल पुरानी हैं। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियों और आम लोगों के जीवन को दर्शाया गया है। ये चित्र वनस्पति और खनिज रंगों से बनाए गए थे। तीसरा पॉइंट है किताबें और साहित्य। महाकाव्य। रामायण यह एक महाकाव्य है जिसे वाल्मीकि ने लिखा था। महाभारत यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी है, जिसे वेद व्यास ने लिखा था। पुराण इन ग्रंथों में हिंदू देवी देवताओं और ब्रह्मांड की कहानियां हैं। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। नाटक कालिदास जैसे लेखकों ने प्रसिद्ध नाटक लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें एक राजा और एक युवती की प्रेम कहानी है। विज्ञान आर्यभट्ट वे एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। उन्होंने शून्य का आविष्कार भी किया था।
गणित और खगोल विज्ञान में कई अन्य महत्वपूर्ण खोजें भी इसी काल में हुई। बस इतना ही है इस अध्याय में, यह अध्याय भी खत्म।